चलो किरमी, आज कौन सी डेट हो गई है? 5/1, राइट। एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रेजेंट सर। प्रियंका, प्रेजेंट सर। पूजा, भूमिका, प्रेजेंट सर। मितेश, साहिल, स्टेफी, प्रेजेंट सर। ओम पटेल, प्रेजेंट सर। केशवी, प्रेजेंट सर। कृपल, प्रेजेंट सर। दर्शनिका, टिशा, प्रेजेंट सर। दर्शित, प्रेजेंट। वंश, प्रेजेंट सर। मयूर, प्रेजेंट सर। खुशबू, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, तनुश्री, प्रेजेंट सर। दीप चौधरी, प्रेजेंट। तन्वी, प्रेजेंट सर। शिवानी, प्रेजेंट सर। कैनिल, संजो, प्रेजेंट सर। अदिति, जील, एबन, दिशा। चलो अब किसका अटेंडेंस रह गया जल्दी से बताओ। पूजा, एंजल, एंजल ने बेटा छुट्टी मारी बीच में 2 दिन, कहाँ चली गई थी हैं? चलो ठीक है, मितेश आ गया। यस सर। और किसी का अटेंडेंस रह गया तो बताओ, कमेंट में कितने लोगों के नाम आ गए। एंजल, पूजा, बस ठीक है, मेरे ख्याल से सबका अटेंडेंस हो चुका है ना। चलो बेटा, कल मैंने आपके साथ वो पीपीटी भी शेयर कर दिया था ग्रुप में, ताकि आप नोट्स वगैरह बढ़िया से बना लो, है ना। तो पीपीटी वगैरह मैं शेयर कर दिया करूँगा आपसे, ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो और बढ़िया से आप नोट्स बना लो। लेकिन एक बार खुद से लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पहले इसलिए शेयर नहीं करता था क्योंकि बच्चे फिर क्या करते हैं, खुद से एफर्ट नहीं लगाते और वहीं उसी में से रीड कर लिया, उसमें से ही पढ़ लिया। खुद से जब तक एक बार लिखोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। आपको लिखना है, उसको अच्छे से बढ़िया से सॉल्व करना है, नोट्स बहुत अच्छे बनाने, कलरफुल नोट्स, और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है ना, प्रैक्टिस करते रहना। चलो अब हम आगे चलते हैं, वही स्लाइड पे कंटिन्यू करेंगे। नोटबुक, साहिल इज ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा अच्छा ठीक है।
नोटबुक आपको सबमिट करवानी नहीं है स्कूल में, नोटबुक आपको अपने लिए बनानी है। लास्ट में कभी भी आपसे नोटबुक मांगी जाए तो आपके पास बेटा प्रूफ होना चाहिए ना। अब मान लो कल को कोई आपको बोलेगा कि बेटा फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया गया, तो आप नोट से ही आपका प्रूफ दोगे कि सर ने हमें ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा ना, है ना। बात समझ आ रही? अब इतने सारे घंटे हमने स्पेंड किए हैं, इतने सारे आवर्स हमने इतनी मेहनत करी है, तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना हमारे पास, ताकि एट द मोमेंट आपसे कभी भी कुछ मांगा जाए। हाँ, आपके इंटरनल मार्क्स ऑब्वियसली उस पर कुछ वेटेज उसका भी रहेगा, इंटरनल मार्क्स का कुछ वेटेज आपका होमवर्क का रहेगा, कुछ असाइनमेंट्स का रहेगा, कुछ आपका जो ओवरऑल मार्क्स अभी तक आपके आए हैं उसका वेटेज रहेगा। मतलब सारे वेटेज मिला के फिर आपका एक ओवरऑल वेटेज निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटरनल में प्रैक्टिकल्स भी अभी आपके शायद बोल रहे थे, अब देखो प्रैक्टिकल्स का कितना वेटेज है, प्रैक्टिकल्स का भी कुछ वेटेज रहेगा, है ना। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपका खाली जो है फाइनल एग्ज़ाम का ही वेटेज होगा, तो फाइनल एग्ज़ाम का तो वेटेज रहेगा सबसे ज़्यादा, लेकिन कुछ 25 to 30% या 20% मेरे ख्याल से इंटरनल मार्क्स का वेटेज रखेंगे। 80% अगर फाइनल एग्ज़ाम का है तो 20% के अराउंड आपका जो वेटेज रखा जाएगा। ऐसी बात चल रही है, अभी ऐसा कंफर्म नहीं है ना, मतलब ऐसा हो सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इंटरनल मार्क्स के लिए भी थोड़े नोट्स के लिए अच्छे तैयार करो, ताकि एट द मोमेंट किसी की भी कॉपी मांगी जाए तो आप सबके पास अपनी नोटबुक्स रेडी होनी चाहिए कि हाँ हमने फिज़िक्स में ये पढ़ा है। आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ एक आंसर होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप सब ने पढ़ा है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलो कहाँ गए अब, किसका और अटेंडेंस रह गया था? बेटा जल्दी आएगा, वो कल से मैंने बताया हुआ है। एबेन आ गया, और कौन आ गया? दर्शनिका आ गई, ठीक है। एबेन और दर्शनिका बेटा टाइम पे आया करो। चलो और नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये भी है ना कि आपको भी एक अलग से फीलिंग आ जाती है पढ़ाई में, है ना। जब आप पढ़ने बैठते हो और आपके नोट्स बहुत कलरफुल होते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ काम किया है सब्जेक्ट में, हमने कुछ डेडिकेशन किया है। नहीं, टाइम पास नहीं होता बेटा ये। उससे आपको रिवाइज करने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। रिवीजन करते वक्त बहुत मज़ा आता है। जिसके नोट्स अच्छे होते हैं वो रिवाइज बहुत अच्छे से करता है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। चलो आ जाओ। तो कल हमने बेटा प्रिंसिपल फोकस डिस्कस कर लिया था, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आज हम थिन लेंस का फॉर्मूला निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन, ठीक है। तो गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन की हेल्प से हम थिन लेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। हालांकि हम सबको ये फॉर्मूला पहले से ही पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, है ना। लेकिन आज इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो बेटा, एक थिन लेंस ली सबसे पहले, है ना। अब इसका जो सेंटर होता है, हम सबको पता है लेंस का जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सबको स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन सबको विजिबल है ना? हाँ, चलो ठीक है। बहुत बढ़िया। आप नहीं गए स्कूल, जाना चाहिए था, ठीक है। अब पढ़ा रहा हूँ बेटा, पढ़ रहा हूँ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इस लेंस का जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ से जो बेटा एक्सिस पास होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस एक्सिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखो आपके फोकस पॉइंट्स है F1 F2 जो यहाँ पे मैंने शो किए गए हैं। F1 जो है बेटा ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आपका फोकस है ना। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो हमने कल ही पढ़ा था कि अगर हमें किसी लेंस को फॉर्म करना है
तो लेंस बेटा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कंबाइंड होके बनती है। एक सरफेस तो आपका ये वाला है और दूसरा सरफेस आपका ये वाला है। दोनों सरफेस को जब हमने कंबाइन किया तो हमारी लेंस फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब ये वाली सरफेस के लिए जो फर्स्ट वाली सरफेस है ना, इस सरफेस के लिए 1 मिनट वेट फॉर 1 मिनट बेटा। एक मिनट सब वेट करेंगे। हाँ, स्क्रीन में अभी आपको दिखा रहा हूँ। वो एक्चुअली उस पर पेन बेटा विजिबल नहीं था। स्क्रीन पे ना पेन में लिख रहा था तो उससे पेन नहीं चल रहा था वो स्क्रीन पे, तो मैं दूसरी स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, जिसमें मेरे ख्याल से पेन हमारा चल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। कल से थोड़ी सी इशू आ रही थी, थोड़ा पेन का इशू आ रहा था, तो मेरे ख्याल से अब रिजॉल्व हो गया है वो। अब कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, 1 मिनट वेट करेंगे सब, ठीक है। 1 मिनट का वेट करो, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो अब स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? यस, कमेंट करके बताएंगे, बोल के बताएंगे। यस सर। हाँ, बोल के बताएंगे। स्क्रीन सबको विजिबल है? देखो ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा थिन लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर फॉर द लेंस। अब ये जो एक्सेस है बेटा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब लेंस में क्या होता है ना, हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। ये हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये हमारी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आपका फोकस f1 और 2f1। अब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं यूज़ करते, जैसे हम मिरर में क्या करते थे, इस पॉइंट को हम C बोलते थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम लेंस जब भी पढ़ेंगे तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या यूज़ करेंगे, 2f, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या लिखेंगे, हालांकि मतलब दोनों का सेम है ना, लेकिन कहने का तरीका, खाली रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग है। यहाँ पे आप 2f से उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे हम मिरर में यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके लिए हमारा फोकस देखो f2 है और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पे 2f2 पे, ठीक है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो हमारे पास इसलिए दो फोकस है ना, f1, f2, 2f1 और 2f2। अब ये हमने ऐसे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। देखो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही आप रे को पास करोगे, देखो तो ये फर्स्ट रे जो पास हुई, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई और इस तरह से बेंड हो गई, ठीक है। सेकेंड रे जो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी या फिर सेंटर ऑफ द लेंस से पास होगी, इसको आप सेंटर ऑफ द लेंस भी बोल सकते हो, इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो रे पास होगी, ये विदाउट एनी डेविएशन बिल्कुल सीधी पास हो जाती है ना। इस रे में कोई भी डेविएशन नहीं आता। अब ये दोनों रे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखो हमारी इमेज कैसी बन रही है। अब आप इस पर कमेंट कर सकते हो, किस तरह की इमेज आपको दिखाई दे रही है, बताओ। ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है तो इमेज कैसी बन रही है, देखो। यस, इन्वर्टेड बन रही है। अच्छा, साइज के बारे में अगर मैं पूछूं तो साइज कैसा दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कैसा है? एनलार्ज्ड, है ना, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। तो बिल्कुल साइन कन्वेंशन बिल्कुल आपका सेम ही रहेगा। जैसे हम वहाँ पे मिरर के पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे, वैसे अब हम यहाँ पे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे,
क्योंकि मिरर में पोल होता था तो हम पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर है तो हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका हो गया u। सिमिलरली इमेज जहाँ पे आपकी फॉर्म हो रही है उसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा v। बात को समझ पा रहे हो, है ना? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस ये हमें पता रहेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है और इमेज का डिस्टेंस हमारा कितना है, v है। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारा फोकल लेंथ है ना? जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो ऑप्टिकल सेंटर से 2f तक का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं r, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे आपको दो तरह के ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सबको दिखाई दे रहे हैं? यस सर। है ना? ये देखो, दो तरीके आपको ट्राइंगल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हमने इमेज बना दी ऑब्जेक्ट की, ये हमारा u, ये हमारा v, ये हमारा f और ये हमारा r। अब ये दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। देखो कैसे सिमिलर है, तो सिमिलर हम यहाँ से प्रूफ कर सकते। देखो इन दोनों का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल है। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये दोनों सेम है। और दूसरा आपका ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए बाय एंगल यू कैन से। बचपन में पढ़ते थे ना ऐसा 7th या 8th क्लास में, बाय एंगल क्राइटेरिया यू कैन से दैट योर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस और नो? एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि आपके ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स के जो रेशियो होते हैं बेटा वो हमेशा सेम होते हैं। साइड के जो रेशियो होंगे, अब यहाँ पे देखो कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, है ना? ये दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, दोनों सिमिलर, है ना? तो अब इनकी जो साइड्स है बेटा देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिस साइड अपॉन ए बी which is equal to cb dash this side upon cb। लिख सकता हूँ मैं, दोनों के साइड के रेशियो सेम होंगे। एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स के रेशियो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, सेम होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी से बताओ। यस? अरे हाँ ना बोल दो, जोर से बोलो, कमेंट मुझे दिखाई नहीं देंगे। हाँ यस बोलते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो दूसरे ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं सिमिलरली। एक ट्राइंगल है MCF2, ये आपका तीसरा ट्राइंगल। पहले हमने इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इन दो को सिमिलर प्रूफ करेंगे, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल्स अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल MCF2 एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F2, ठीक है, MCF2 और A डैश B डैश F2। MCF2 और A डैश B डैश F2 ये दोनों क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। ध्यान से देखो तो MCF2 और A डैश B डैश F2 सिमिलर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ मेरे को। यस सर, है ना। अब ये दो सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी, देखो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी A डैश B डैश अपॉन MC। A डैश B डैश मतलब ये वाली साइड आपकी, A डैश B डैश अपॉन MC। MC आपकी ये साइड हो जाएगी, है ना, दिस साइड अपॉन दिस साइड, विच इज इक्वल टू B डैश F2 अपॉन CF2। तो B डैश F2 आपकी ये वाली साइड हो गई अगेन, अपॉन CF2 आपकी ये वाली साइड हो गई, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमारे सेम होंगे। अब अगर बड़े ध्यान से आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, पहली और दूसरी को, तो हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है कि AB और MC दोनों सेम है। देखो AB हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट किसके बराबर है, MC के बराबर है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट MC के बराबर है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट MC के बराबर है।
हेलो, हाँ सर बोलिए। यस सर। एक मिनट बेटा वेट करना, एक मिनट बेटा वेट करना, एक मिनट आप लोग वेट करना। 12th में क्लास चल रहा है सर, अभी भेज दिया ना कब का सर। 12th पीपी सवानी में चला गया लिंक, 10 बजे का भेजा हुआ है, 10 बजे का भेजा हुआ है सर। क्लास चल रहा था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था अभी, है ना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फ़ोन आ गया था किसी का बेटा, थोड़ा सा बिजी हो गया था, है ना। चलो, अब बीच में बेटा फ़ोन आ जाता, देखो क्या करें। क्लास के बीच में मैं अक्सर फ़ोन नहीं उठाता हूँ, चाहे किसी का भी आ रहा हो, है ना। बट कई अर्जेंट कॉल होते हैं, उठाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। देखो एक बार फ्लो में चल रहे होते हैं ना तो बेटा लिंक टूट जाता है फिर, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स जो है हमारे सिमिलर हो गए। अब ये बेटा एक बार ये फॉल्ट आ जाता है ना इसमें, तो मुझे अब ये पीपीटी फिर से खोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्टर्बेंस कहीं से भी नहीं होना चाहिए, तो क्लास बहुत आसानी से चलती है। ये फ़ोन करने वालों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे क्लास का टाइम बेटा फ़ोन कर रहे हो, कुछ तो कॉमन सेंस रखो। चलो ठीक है ना, तो बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट रहता हूँ। क्लास के टाइम पे कोई लिंक तोड़ता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। खबरदार आज के बाद मुझे फ़ोन किया तो ठीक है, गलती से भी फ़ोन मत कर देना। चलो अब मेरे ख्याल से ठीक हो गया, है ना। अब फ़ोन बेटा स्कूल से ही आया था, पता है तुमको, फ़ोन बेटा स्कूल से आया था। आप समझ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको क्या बोले। चलो ठीक है, मेरा एंटायर स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना। तो बेटा हमारा लेंस था, ये हमने इमेज वगैरह सब फॉर्म कर लिया था, हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर भी प्रूव कर दिया। यहाँ तक हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। अब अगर बेटे ध्यान से हम इन दो इक्वेशंस को देखें, तो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस हमें दे रखी है। अब अगर दोनों हमारी सिमिलर है, देखो है ना, दोनों ट्राइंगल्स अगर हमारे सिमिलर हैं तो दोनों का साइड का रेशियो हमारा सेम होगा, a डैश बी डैश अपॉन ए बी विच इज़ इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, है ना। a डैश बी डैश अपॉन ए बी विच इज़ इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ से देखो एम सी जो लेंथ है बेटा, ये वाला जो लेंथ है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और ये किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। तो मैं एम सी को ए बी से रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे एम सी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए बी से। तो मैंने बिल्कुल वही किया। तो यहाँ पे मुझे एक और इक्वेशन मिल गई विच इज़ माई थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। देखो यहाँ भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हाँ दोनों पार्ट इसमें कॉमन है। तो फर्स्ट और थर्ड को जब आप कंपेयर करोगे तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो मैंने बिल्कुल वही किया, सी बी डैश अपॉन सी बी विच इज इक्वल टू बी डैश एफ टू अपॉन सी एफ टू, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब बी डैश एफ टू को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से देखो बी डैश एफ टू मतलब ये वाली लेंथ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सी बी डैश मतलब ये टोटल लेंथ आपकी माइनस सी एफ टू, यहाँ तक की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपको यही लेंथ मिलेगी बी डैश एफ टू, ठीक है। सी बी डैश माइनस सी एफ टू अपॉन सी एफ टू, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो दोनों में बेटा सी एफ टू कॉमन आ गया। अब बड़े ध्यान से देखो, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सी बी डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी है,
सी बी डैश मुझे पता है ना एक्चुअली, सी बी डैश हमारा क्या है बेटा, वी के बराबर। ध्यान से देखो डायग्राम, सी बी डैश हमारा किसके बराबर है, वी के बराबर, है ना। सी बी किसके बराबर है, यू के बराबर। ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हमारा इमेज का डिस्टेंस है ना। तो हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो सी बी हमारा माइनस यू, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर से एक्सिस जो पास हो रही है ये हमारा ओरिजिन, और यहाँ से राइट साइड के डिस्टेंस हमारे पॉजिटिव है, यहाँ से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस हमारे नेगेटिव है। ठीक है, राइट साइड के डिस्टेंस कैसे हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के डिस्टेंस कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, सिमिलरली सी बी डैश हमारा क्या होगा, प्लस वी, और सी एफ टू हमारा क्या होगा, प्लस एफ। तो अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सारी वैल्यूज हमने क्या करी, इन इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट कर दी। अब जैसे ही हमने सब्सटीट्यूट करी और हमें रिलेशन क्या मिल गया, देखो बिल्कुल यही रिलेशन मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपने एक और नया तरीका देखा इसको प्रूफ करने का, इसको हम बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। दिस इज नॉट अ लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दिस इज योर थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमने कैसे प्रूफ किया, सिमिलर ट्राइंगल से प्रूफ किया, है ना। इसका दूसरा नाम होता है गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आप तब यूज करोगे जब आपका लेंस कैसा होगा, थिन लेंस। जनरली आपको जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, थिन लेंस पे क्वेश्चन आएंगे, तो थिन लेंस के लिए आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर मिरर बोला होगा तो मिरर के लिए आप क्या यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं मिरर में और लेंस में, तो मिरर में हमेशा प्लस का साइन आता है, ध्यान रखेंगे, और लेंस में हमेशा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, लेंस के लिए हमेशा आपका नेगेटिव साइन आएगा और मिरर के लिए हमेशा आपका पॉजिटिव साइन आएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो मिरर दिया हुआ है कि लेंस दिया हुआ है। बात समझ आ रही है। और लेंस में भी थिन लेंस होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे भी। ये थिन लेंस के लिए हमने डिराइव किया है, थिक लेंस के लिए ये वैलिड नहीं है, और थिक लेंस आपके सिलेबस में भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, थिक लेंस ना आपके जेई के बोर्ड में कहीं भी नहीं है, मतलब कोई भी एंट्रेंस में नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपको थिन लेंस ही आएगा एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। और थिन लेंस के लिए आप यही इक्वेशन यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा, यस और नो? यहाँ तक सब क्लियर हो? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट इज योर लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जैसे हम मिरर में पढ़ते थे बेटा, मैग्निफिकेशन क्या होता था, मिरर के लिए हम मैग्निफिकेशन क्या पढ़ते थे, किसी को याद है? मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता था, m इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, अब सबको याद होना चाहिए, एटलीस्ट मिरर का तो सबको याद होना चाहिए, बोल के बताओगे सब। अरे मिरर का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला नहीं याद आ रहा क्या? इतना पढ़ने के बाद हमारा ये हाल नहीं होना चाहिए। देखो बेटा जल्दी से बताओ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यही तो पढ़ाया था आपको मिरर में, हमने यही पढ़ा था ना। अब हम लेंस के लिए पढ़ेंगे बेटा, जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा था, अब हम लेंस के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। Linear magnification produced by the lens is defined as the ratio of size of image to the size of object। इसमें भी डेफिनेशन हमारी सेम है, मिरर के लिए भी मैग्निफिकेशन आपका सेम होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या हमने डिराइव करेंगे, प्लस v अपॉन u। मतलब जो मिरर है उसका उल्टा हो जाता है लेंस में, आप इतना समझ के चलिए, है ना। यहाँ पे देखो वही चीज़ हम शो करने वाले,
साइज ऑफ इमेज यहाँ पे आई से शो किया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ से शो किया, लेकिन आप एच आई अपॉन एच ओ लेके चलो वो ज़्यादा बढ़िया है। अब अगर हमने प्रीवियस डायग्राम बड़े ध्यान से देखा है तो ए डैश बी डैश जो था बेटा हमारा, ये हमारा साइज ऑफ इमेज था, मतलब हाइट ऑफ इमेज था, और ए बी जो था हमारा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सी बी डैश हमारा क्या था, सी बी डैश हमारा क्या था जल्दी बताओ, वी के बराबर था, और सी बी किसके बराबर था, माइनस यू के बराबर। यस और नो? तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो नेगेटिव है बेटा, और इमेज का हाइट है वो कैसा है, पॉजिटिव है ना। ए बी का जो वैल्यू है वो माइनस ओ के बराबर है। माइनस ओ क्यों लिखा मैंने, हाइट क्यों नेगेटिव है, पीछे का डायग्राम देखो तो आपको समझ आएगा। ये डायग्राम एक बार ध्यान से देखो, और यहाँ पे देखो जरा ए बी डैश अपॉन ए बी, तो ए बी डैश तो हमको पता है, ए बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज आपकी देखो नीचे की तरफ जा रही है ना, और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इमेज नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं होगा, सॉरी, इमेज विल बी नेगेटिव। इमेज का हाइट देखो नीचे की तरफ है ना, तो वो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव है। तो माइनस एच आई अपॉन एच ओ विच इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन माइनस यू। बात समझ आई आप? अब हमारे डायग्राम पे आ जाओ। अब यहां पे देखो बिल्कुल वही चीज बताई गई है। यहाँ पे एक्चुअली इनको नेगेटिव यहाँ पे लगना चाहिए, ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं आएगा, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। माइनस आई अपॉन ओ विच इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन माइनस यू। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन। बात समझ आई? यस और नो? क्या पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस सर। है ना। तो बेटा मिरर का केस और लेंस का केस बिल्कुल उल्टा होता है। अब मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड करके बता देता हूँ। अगर आपको मिरर दे रखा है तो आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर आपको लेंस दे रखा है तो आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे थिन लेंस के लिए, है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/। सिमिलरली मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर विच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। लेंस के लिए क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू प्लस v अपॉन। क्या ये बात सबको समझ आ गई? यस और नो? क्लियर है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे आ जाओ। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हमें कोई जो क्वेश्चन पूछा होता है उसमें सपोज करो वी और एफ हमें दे दिया और हमें बोला गया हो बेटा फाइंड करो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वी और एफ के टर्म्स में मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, जैसे सपोज करो कई बार क्वेश्चन ऐसा आपको दे रखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बट ध्यान से देखना। कई बार हमें क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा होता है जैसे कि हमें सपोज करो फोकल लेंथ दे दी है ना, और एक मिनट, सपोज करो हमें फोकल लेंथ दे दिया है लेट से 10 सेंटीमीटर और आपको v दे दिया है कि इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यहां से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। वी विल यूज दिस इक्वेशन f माइनस वी अपॉन एफ। बात समझ आई? अब ये रिलेशन आया कहाँ से? ये रिलेशन निकालने के लिए हमने देखो बेटा दो इक्वेशंस को कंबाइन किया यहाँ पे। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमने क्या किया, पहला इक्वेशन तो आपका लेंस का इक्वेशन का यूज़ किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और दूसरा जो इक्वेशन है आपका मैग्निफिकेशन का यूज़ किया है विच इज़ इक्वल टू प्लस v/u। राइट, अब हमें v और f के टर्म्स में निकालना है तो हम u को रिप्लेस कर देंगे। u को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो v/m। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो u की वैल्यू,
तो जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की जगह लिखूंगा v/m। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v विल बी कॉमन एंड यू विल गेट 1 माइनस m। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल जाएगा, v/f इज इक्वल टू 1 माइनस m, तो m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। सो यू विल गेट दिस रिलेशन f माइनस v/f। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस और नो? यस बेटा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? जल्दी से हाँ ना बोला करो बेटा, ऐसे चुपचाप नहीं बैठा करो, यस सर। है ना? हाँ, कितनों को नहीं समझ आया जल्दी से बताओ। बड़ा सिंपल है, देखो सिंपल से हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने दो इक्वेशंस का यूज़ किया है, एक लेंस फार्मूला का और एक मैग्निफिकेशन का। इसको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करके हमने मैग्निफिकेशन v और f के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो u और f के टर्म्स में अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो हमने यहाँ पे देखो f/f माइनस u आ जाएगा आपका। अब इसमें आप क्या करोगे, v को रिप्लेस कर दोगे u के टर्म्स में। तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, mu लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, v इज इक्वल टू mu। तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे mu, यहाँ पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v विच इज f माइनस v/f एंड मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u विच इज f/f माइनस u। बोथ द फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो तो आप मैग्निफिकेशन यहाँ से निकालोगे, जब आपको फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस दिया गया होगा तो आप मैग्निफिकेशन यहाँ से निकालो। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो एकदम बढ़िया से? चलिए, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रे ऑप्टिक्स 1 पूरा हो जाएगा। ये मैंने आपको 18 के 18 स्लाइड्स मैंने आपको बेटा फॉरवर्ड कर दिए ग्रुप में। आप ये सारे नोट्स अच्छे से बनाओगे। ये हम लास्ट स्लाइड डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद हम रे ऑप्टिक्स 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा आज, और पार्ट 2 फिर हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें हम टेलीस्कोप के बारे में, है ना, और आपका माइक्रोस्कोप के बारे में, उन सब के प्रिंसिपल्स और उन सब की वर्किंग हम देखेंगे। तो उसके बाद हमारा ऑप्टिक्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये रे ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का अलग वेटेज है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के आपका पूरा ऑप्टिक्स तैयार होता है ना। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये दोनों मिला के आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है। इसका कुछ वेटेज होता है, 15 से 20 नंबर का वेटेज रहता है। तो 10 से 15 नंबर तो आप पकड़ के चलो कि इतना तो आना ही आना है ना। तो ऑप्टिक्स वैसे भी लेंदी है और ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिसकी ज्योमेट्री अच्छी है और जिसने मान लो पार्ट 1 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो पार्ट 2 में इजीली ऑप्टिक्स से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इस चैप्टर का पिछले कोई भी चैप्टर से कनेक्शन नहीं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस चैप्टर का ये है कि ये चैप्टर पिछले कोई भी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल नया टॉपिक। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, ये बात समझ आ रही है कि नहीं, है ना। बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। जिन्होंने मतलब पिछला टॉपिक नहीं भी पढ़ा है ना, फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं किसी को आता है, मान लो फर्स्ट पार्ट मान लो कुछ नहीं किया, पूरे साल कुछ नहीं किया, तो वो भी सेकेंड पार्ट को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि हमने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो हमारा क्या होगा। आप नए पार्ट से, सेकेंड पार्ट से शुरुआत करो और फिजिक्स को वापस पॉजिटिव तरीके से ये सारी चीज़ों को नोट्स बना के लिखो। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है देखो, ये भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये आता ही आता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू बेंड द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट
एंड इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो हमारे पास एक छोटा सा लेंस है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हमारा थिन लेंस है। अब जैसे यहाँ पे कोई रे पास हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, जब रे आपकी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो कुछ बेंड होती है ना, तो वो कितनी एबिलिटी है उस लेंस के पास, है ना, लेंस की कितनी क्षमता है, आप ऐसा कह सकते हो, कितनी क्षमता है कि वो उस रे को अब जितना ज़्यादा बेंड करेगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि पावर ऑफ अ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू बेंड द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मीन्स पावर ऑफ लेंस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं विच इज 1/f। अब 1/f में आप इस चीज का ध्यान रखिए कि फोकल लेंथ हमेशा आप मीटर में रखोगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंथ whose focal length is plus 100 सेंटीमीटर। बच्चे क्या करते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 1/100 सेंटीमीटर और आंसर लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग। ऑलवेज कन्वर्ट द फोकल लेंथ इन SI यूनिट एंड देन फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो 1/ कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 1 मीटर के बराबर। तो पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डायोप्टर। 1/ फोकल लेंथ को हम बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, एग्जाम में कई बार यूनिट भी आ जाता है इसका। अगर 100 सेंटीमीटर किसी की फोकल लेंथ है, मतलब 1 मीटर की फोकल लेंथ है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 डायोप्टर। वेर f इज ए मीटर। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, जहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में पुट कर देते हैं, आंसर रॉन्ग आ जाता है वहाँ पे। तो पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर एंड डायोप्टर इज डिफाइंड एज 1/ मीटर, और यू कैन से मीटर इनवर्स, यू कैन ऑल्सो राइट मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। पावर मतलब ये होता है कि किसी भी लेंस की रे ऑफ लाइट को बेंड करने की क्षमता, बेंड करने की एबिलिटी। जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी, आप खुद ही देख लो ना, जितना ज़्यादा आपका फोकल लेंथ होगा, सिंपल सी बात तो ये है, अगर हमारे पास कोई लेंस है, बिल्कुल सीधी सी कंसेप्ट आपको यही बता रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई लेंस है और उसके पास कुछ रे आ रही है, अगर फोकल लेंथ उसकी कम है, फोकल लेंथ मतलब फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा वो रे ऑफ लाइट को बेंड कर रही है। और जितनी ज़्यादा आपकी फोकल लेंथ होगी, सपोज करो इसने इस लाइट को ज़्यादा दूरी पे बेंड किया, तो ये फोकल लेंथ आपकी ज़्यादा हो गई। तो अगर ज़्यादा फोकल लेंथ आपकी होगी तो इसका मतलब इस लेंस की एबिलिटी कम है, इस रे को बेंड करने की एबिलिटी इसकी कम है, इस लेंस की एबिलिटी ज़्यादा है इसको बेंड करने की। तो जितना ज़्यादा बेंड करेगी उतनी फोकल लेंथ आपकी कम हो जाएगी, और जितना कम बेंड करेगी उतनी फोकल लेंथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ योर फोकल लेंथ। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है, यस और नो? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस यस सर। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पावर पे एक सवाल आ जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 लाइनर में, कई बार घुमा के क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी तक हमने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट देख लेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में कवर करने हैं। एक बार मैं आपको 5 मिनट में सारा रिव्यू दे रहा हूँ, फर्स्ट स्लाइड से लेके सेकेंड स्लाइड तक। आप खाली यस यस करते जाना, ठीक है? किसी पॉइंट में डाउट आए तो वहाँ पे बोल देना सर यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लो, ठीक है? बड़े ध्यान से देखो। क्या हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पता है सबको, यस और नो? जल्दी से बताते जाना बेटा, फटाफट। हमें 5 मिनट्स में सारे स्लाइड्स कवर करने हैं, 18 के 18। जल्दी से बोलो यस। क्या हमें रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको क्लियर है? क्या हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है? देखो 2 लॉ होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ऑल इन द सेम प्लेन, और दूसरा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इज वेरी फेमस, सबको पता है स्नेल्स लॉ के बारे में, यस और नो? यस सर। वेरी गुड, इट इज अ रेशियो, है ना, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू विच इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, अब इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी, है ना, 4 पॉइंट्स आपको टिप्स के बताए थे। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसका मीडियम क्या होता है बेटा, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज़्यादा होगा, जितना कम डेंसर होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा। और जो आपका एयर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्यों 1 के बराबर होता है? क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ मीडियम दोनों की सेम हो जाती है, ठीक है?
अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्या चेंज होता है आपका। देखो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना, कई बार आपको बता चुका हूँ। जो चेंज होने वाली चीज़ है वो क्या है, वेवलेंथ और वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी कभी भी हमारी चेंज नहीं होती। अच्छा, दूसरा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट हमेशा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो जिस तरीके से वो पाथ को फॉलो कर रही है उसी तरीके के पाथ को फॉलो करती है, वापस रिवर्स भी हो जाती है। इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे हमने ये भी प्रूफ किया था, जल्दी से बोलते जाना, ये हमने प्रूफ कर दिया था कि अगर म्यू ए बी इंटू म्यू बी विच इज इक्वल टू 1, जल्दी से बताओ, यस और नो। यस यस बोलते जाओ बेटा फटाफट, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको दिमाग में आ जाए इसलिए हमने रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट। अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हमने ग्लास स्लैब का भी प्रूफ किया था। यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब की थिकनेस टी कंसिडर करी थी और हमने यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल शिफ्टिंग क्या होती है। लेटरल शिफ्टिंग का मतलब होता है आपकी इंसिडेंट रे जाना इधर को चाहती है, इसकी तमन्ना इधर की है, चाहत इधर की है, लेकिन पहुंच इधर जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो शिफ्टिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्टिंग। क्या आपको कुछ याद आ रहा है, यस और नो? यस। हाँ, इसमें मैंने आपको एंगल ऑफ डेविएशन भी बताया था। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंस एंगल, और यहाँ पे क्या आपका एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब आपकी ये वाली जो रे है यहाँ पे इतना एंगल से डेविएट हो गई है। फर्स्ट टाइम जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इतना एंगल से डेविएट हो गई, सेकंड टाइम जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो वापस ये कुछ डेविएट हो गई। ठीक है, तो 2 बार एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आया। हमने देखो 2 बार स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाया है। पहले हमने रेयरर से डेंसर में लगाया है, फिर हमने डेंसर से रेयरर में स्नेल्स लॉ लगाया है। ठीक है, और हमने शो भी कर दिया कि म्यू ए बी इंटू म्यू बी ए विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया इस इक्वेशन को। ठीक है, अब लेटरल शिफ्ट का इक्वेशन जो हमने निकाला था हमने इसको प्रूफ भी किया था। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, जल्दी से मेरे साथ बोलोगे। y इज इक्वल टू, y इज योर लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट कितना होता है जल्दी से बताओ, t साइन डेल्टा अपॉन कॉस r1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू कितना है यहाँ से देखोगे, i माइनस r1, i माइनस r1। यू कैन राइट हियर t साइन i माइनस r1 अपॉन कॉस r1। जल्दी से बोलो यस और नो, t साइन i माइनस r1 अपॉन कॉस r1। बेटा जैसे मेरे को याद है ना वैसे आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट इफ अ लाइट इज पासिंग थ्रू दिस ग्लास स्लैब हैविंग द इंसिडेंस एंगल दिस एंड रिफ्रैक्टेड एंगल दिस, और थिकनेस आपको दिया होगा। तो जल्दी से आपको इक्वेशन लगाना है और वहाँ पे लेटरल शिफ्ट का वैल्यू फाइंड करके बताना है। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आपको याद होना चाहिए। चलो, इसलिए कहते हैं घर पे जाके रिवीजन किया करो ताकि आपके दिमाग में सारे रिलेशंस आ जाए। चलो, स्पेशल केस क्या होता था इसमें, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द स्पेशल केस हियर। अगर हमारा एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, हम सबको पता है, और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो हमने लिख दिया साइन थीटा को थीटा के बराबर। तो हमारा y का वैल्यू क्या हो गया, जल्दी से देखो, t इंटू आई माइनस r1 अपॉन r1। कॉस r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो बहुत ही छोटे एंगल के लिए हमारा ये रिलेशन होगा, t इंटू आई वन माइनस r1। क्लियर है सबको, यस। अब ये छोटा वो बोलेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा नहीं। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा होगा, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो इतना दे रखा है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो आपको खुद समझ आना है, डायरेक्टली आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा दे रखा है जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। सिंपल एज दैट। आपको क्वेश्चन का डेटा देख के पता चलेगा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा है। अगर बहुत बड़ा होगा तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, अगर बहुत छोटा होगा तो हम डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई बेटा सबको, यस और नो? जल्दी जल्दी बोलते जाओ बस। चलो, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। बहुत बढ़िया। अब फिर हमने कंपाउंड स्लैब देखा था बेटा। कंपाउंड स्लैब में क्या होता है, देखो, एक से ज़्यादा ग्लास स्लैब होते हैं। जब एक से ज़्यादा ग्लास स्लैब आपके होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 मीडियम है, तो हमें 3 बार स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, और 3 बार हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। और हम पता है कि म्यू ए बी इंटू म्यू बी सी इंटू म्यू सी ए, तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा 1 के बराबर। तो हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया और तीनों को 1 के बराबर प्रूफ किया, तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया बेटा। ध्यान से देखना, ये रिलेशन हमें क्या मिल गया यहाँ पे, वी गॉट दिस रिलेशन। ठीक है, म्यू बी सी इज इक्वल टू म्यू ए सी अपॉन म्यू ए बी,
यही रिलेशन हमारे काम आया यहाँ पे एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए। एपरेंट डेप्थ में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। एक ग्लास कंटेनर था जिसमें पानी भरा हुआ था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था और ये लाइट का इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ था। हमारी इमेज की हाइट देखो यहाँ पे बन रही थी, ये हमारी एपरेंट डेप्थ है, मतलब जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, लेकिन जो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, यहाँ से जो आंखें लगा के देखेगा, उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो दिस इज नो द एपरेंट डेप्थ एंड दिस इज योर रियल डेप्थ। ठीक है, हमेशा इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव मतलब म्यू ऑफ बी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम। दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ फॉर दिस सिचुएशन इफ द रियल डेप्थ इज 5 सेंटीमीटर एंड रिलेटिव म्यू इज 1.5। तो डायरेक्टली आप इसको डिवाइड कर दोगे, आपको यहाँ से एपरेंट डेप्थ पता चल जाएगी। और एपरेंट डेप्थ आपकी जो यहाँ से आएगी वो देखो 5 सेंटीमीटर से कम ही होगी। डायग्राम से भी आप देख सकते हो एपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। ये तब केस होगा जब आपका ऑब्जेक्ट बेटा डेंसर मीडियम में रखा गया होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा तो ये एपरेंट डेप्थ जो होगी आपकी वो रियल डेप्थ से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तो एपरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से कम होगी। ये पॉइंट मैंने आपको क्लास में बताया था। क्या आपको पॉइंट चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताओ, येस और नो। बेटा क्विक रिवीजन चल रहा है ना, तो हमें फटाफट आंसर देना है। चलो एपरेंट शिफ्ट कैसे निकालेंगे। शिफ्ट, अब शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कितनी डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो गया। देखो तो रियल माइनस एपरेंट है ना, मतलब इतनी शिफ्टिंग हो गई ना इमेज की, आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इमेज यहाँ पे पहुँच गई, तो इतना हमारा पोर्शन शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट हमने यहाँ से निकाल दिया, रियल में से एपरेंट को माइनस कर दिया। सो एच आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, यही बात देखो मैंने आपको बताई थी बर्ड और फिश का एग्जाम्पल लेके। अगर बर्ड यहाँ से देखेगी तो उसको बेटा फिश यहाँ की जगह यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन अगर फिश बर्ड को देखेगी तो बर्ड उसको यहाँ की जगह यहाँ पे ऊपर कहीं दिखाई देगी, है ना। तो वही चीज़ आपको बताई थी कि एपरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से ज़्यादा होती है अगर फिश बर्ड को देखेगी, लेकिन अगर बर्ड फिश को देखेगी तो एपरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से कम होगी, है ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो रेयरर मीडियम में कि डेंसर मीडियम पे है। हमेशा क्वेश्चन का ध्यान रखोगे कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, डेंसर के मीडियम में है कि रेयरर मीडियम में है, इसका बिल्कुल ध्यान रखते हुए आगे चलोगे। फिर मैंने आपको TIR बताया था। TIR हम सबको पता है। TIR मतलब हमेशा आपकी लाइट ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्ट हो रही है, कई बार आपकी लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में ट्रैवल हो जाती है, और वो जिस एंगल पे ये प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना। एट क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस द लाइट रे कम बैक्स एंड रिबाउंड्स बैक इन द सेम मीडियम अगेन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। कंडीशन नंबर 1, द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हमेशा आपकी इंसिडेंट रे कहाँ पे होनी चाहिए, डेंसर मीडियम के अंदर। और कंडीशन नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम देखो यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, मतलब एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो वापस लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, सेम मीडियम में वापस आ गई। इसी को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम बोलते हैं ना डायमंड क्यों बहुत ज़्यादा चमकता है, डायमंड इसलिए बहुत ज़्यादा चमकता है क्योंकि उसमें हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें डायमंड बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस यस सर। है ना। इसके बाद ये रिलेशन आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बहुत रिलेशन है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये हम क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे होता क्या है ना कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है ना। एट एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में हमारा रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो बिल्कुल हमारा ये रिलेशन वैलिड हो जाता है, और हम सबको पता है कि लैम्डा का म्यू के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। यस और नो। तो रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो, रेड कलर की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल की, ठीक है। एंड वायलेट कलर हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ऐसा क्यों हुआ? ये रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है कि कम होती है, जल्दी से बताओ।
रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है कि कम होती है? यस, ज्यादा होती है। ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और इस रिलेशन से देखो, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना, जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइट है ना, तो यहाँ पे अगर रेड लाइट है तो रेड की वेवलेंथ रखोगे अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो लैम्डा किसका, रेड का ज़्यादा होगा, तो क्रिटिकल एंगल भी उसका ज़्यादा होगा, है ना। वायलेट का मिनिमम होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ मिनिमम है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये रिलेशन को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन हम सबको पता है, TIR का कहाँ पे होता है, मिराज फॉर्मेशन, लूमिंग में, टोटली इंटरफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑप्टिकल फाइबर्स, है ना। ऑप्टिकल फाइबर्स मतलब जहाँ पे आपके जो वो आते हैं, जो आपकी इंटरनेट कनेक्शंस जो होते हैं, है ना, वो सारे ऑप्टिकल फाइबर्स के बने हैं। उसमें भी जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो सब TIR के थ्रू ही होता है। जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर की वायर आती है ना, आजकल हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट हम बोलते हैं 5G स्पीड आ रही है, 4G प्लस स्पीड आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन इतना फास्ट आ रहा है ना, वो सारा का सारा प्रोसेस जो पॉसिबल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर में बहुत तेज़ होती है और वही सिग्नल्स आपके ट्रैवल होते हैं, इसलिए आपको इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। इसके बाद हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखा था। हमने दो तरह के सरफेस देखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसको बोलते हैं? जिसका कॉनकेव सरफेस रेयर मीडियम की तरफ है तो वो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जिसका कॉन्वेक्स सरफेस रेयर मीडियम की तरफ है तो वो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। येस और नो? जल्दी से बताते जाओ। एजम्पशंस क्या लिए थे हमने? ये सारे एजम्पशंस आपको पता होने चाहिए और साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जो हम मिरर में फॉलो करते थे। येस और नो? क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है या मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ? यस सर। है ना। तो यहाँ तक हमने कहानी, फिर हमने इसका डेरिवेशन देख लिया था। ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, हमने क्लास में बहुत अच्छे से प्रूफ किया बेटा, है ना। दो बार मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा दी है, कल की क्लास में मॉर्निंग में भी हमने पढ़ा था और इवनिंग में भी इस डेरिवेशन को हमने प्रूफ किया था ना। तो दिस डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये दो पॉइंट्स को कंबाइन करके जब हमने यूज़ किया था तो हमने लेंस बनाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को हमने कंबाइन करके ये कंक्लूजन हमने निकाला था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो हमारा ये इक्वेशन होगा, हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तो इस इक्वेशन में μ1 और μ2 विल बी इंटरचेंज। μ2 की जगह μ1 और μ2 माइनस μ1 की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, μ1 माइनस μ2। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से मैंने 10 मिनट भी नहीं लगाए और आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया अभी तक हमने जो भी पढ़ा था। देखो लेंस मेकर्स फार्मूला पे आ भी गए हम। इसके बाद हमने लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव किया था और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, कल मैंने आपको बताया था। 1/-u + 1/v विच इज इक्वल टू μ - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो यहाँ से तो हमने आज डिस्कशन कर ही लिया था क्लास में। तो मेरे ख्याल से ये नोट्स मैंने आप सबको दे दिए हैं, 18 के 18 स्लाइड्स आपको मैंने दे दिए। तो अब नेक्स्ट आपको इवनिंग क्लास भी आज का अटेंड करना है। इवनिंग क्लास में फिर हम स्लाइड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? यस। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। अगला लेक्चर अटेंड करो।